हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम देखेंगे सॉइल कंजर्वेशन के बारे में। ये हमारा लास्ट टॉपिक बचा हुआ है, चैप्टर नंबर 6 सॉइल्स का। हम पढ़ रहे हैं क्लास 11 की ज्योग्राफी, इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट। तो पिछले वाले टॉपिक में हमने डिस्कस किया था सॉइल इरोजन क्या होता है और सॉइल डिग्रेडेशन क्या होता है। ठीक है, तो सॉइल इरोजन और डिग्रेडेशन दोनों ही खतरनाक है और दोनों ही मतलब हमारी फसलों के लिए अच्छे नहीं होते। और सॉइल डिग्रेडेशन और सॉइल इरोजन होगा तो उसके बहुत सारे प्रभाव पड़ते हैं, वो हमने लास्ट वाले लेक्चर में आपको बता दिया है। ठीक है, अगर आपने वो नहीं देखा तो उसको ज़रूर देखें। तो सॉइल इरोजन को बचाना है, सॉइल डिग्रेडेशन को बचाना है, तो उसके लिए हमें ज़रूरत है सॉइल के कंजर्व करने की। ठीक है, सॉइल को कंजर्व करेंगे तो उससे बहुत सारे फायदे हैं। सबसे बड़ा फायदा तो एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। ठीक है ना, और साथ के साथ में नेचर को भी इससे फ़ायदा होता है। तो सॉइल कंजर्वेशन की अगर डेफिनेशन पूछ ली जाए तो आपको क्या बताना है कि सॉइल कंजर्वेशन एक ऐसी मेथडोलॉजी है, एक ऐसा तरीका है जिसकी सहायता से हम सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन करके सॉइल की जो फर्टिलिटी है उसको बनाए रखते हैं। सॉइल इरोजन और एग्जॉस्शन है उसको हम बचाते हैं, सॉइल को इरोड होने से बचाते हैं, सॉइल को ख़त्म होने से बचाते हैं। ठीक है, और जो भी डिग्रेडेड कंडीशन से उसको इम्प्रूव करते हैं। अगर मान लो कहीं पर सॉइल डिग्रेड हो चुकी है, सॉइल इरोजन हो रहा है, तो उन सब चीज़ों को रोकना, सॉइल को इम्प्रूव करना, सॉइल की क्वालिटी को इम्प्रूव करना, यही क्या है, यही तो है सॉइल कंजर्वेशन। ठीक है, तो अगर 1-2 नंबर का डेफिनेशन आए तो ये बहुत बढ़िया डेफिनेशन, इसको आप वहाँ पर लिख सकते हो। तो भाई सबसे पहली स्टेप क्या है सॉइल कंजर्वेशन में, जो बुक में हमारी बता रखी है कि अगर आप हिली एरियाज में या स्लोप वाले जो एरियाज हैं वहाँ पर आप खेती कर रहे हो, ओपन लैंड्स पर खेती कर रहे हो, तो वहाँ पर आपको ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है कि वहाँ पर आपको स्पेशली टेरेस फार्मिंग करनी है। ठीक है, आप मतलब हिली एरिया जो होते हैं ना उस पर ऐसे मतलब टेरेस बनाते चले आते हो, जिससे क्या होता है आपको सॉइल इरोजन रोकने में फ़ायदा होता है। ठीक है, अगर आप सीधे अगर हिली एरियाज में, स्लोपी एरियाज में आप खेती करोगे तो क्या होगा, वहाँ पर जैसे ही बरसात होगी तो मिट्टी बह बह के नीचे आ जाएगी। या फिर मान लो यहाँ पर जैसे ही आप इरीगेट करोगे इसको तो मिट्टी बह बह कर नीचे आ जाएगी। तो ओपन कल्टीवेशन स्लोपी एरियाज में बहुत डिफ़िकल्ट होती है, फार्मिंग करना बड़ा डिफ़िकल्ट होता है। तो जनरली ऐसा सजेस्ट किया जाता है कि जहाँ पर स्लोप ग्रेडियंट 15 से 25% होता है तो वहाँ पर कल्टीवेशन नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए कि अगर स्लोपी एरिया में आप ज़्यादा स्लोपी एरिया है तो वहाँ पे पानी रुकता नहीं है, और पानी नहीं रुकेगा तो पानी बहाव तेज होगा और जिसकी वजह से सॉइल क्या होगी, वहाँ से इरोड हो जाएगी। और आपको पता है वाटर एक एजेंट है किसका, इरोजन का। फिर भी आप अगर ऐसे एग्रीकल्चर करना चाहते हो तो यहाँ पर टेरेसेस बनाने चाहिए। क्या बनाने चाहिए, टेरेसेस बनाने चाहिए, ताकि थोड़ा यहाँ पे सॉइल इरोजन भी रुकता है और पानी भी लंबे समय तक थोड़ा यहाँ पर अवेलेबल रहता है। तो जो हिली एरियाज है वहाँ पर सजेस्ट किया जाता है कि आप क्या करो, ऐसे टेरेस बनाते चले आओ। डायरेक्ट मतलब ज़मीन को थोड़ी सी फ्लैट कर दी, फिर नीचे फ्लैट कर दी, ऐसे करके बनाते चले आओ और यहाँ पर आप एग्रीकल्चर कर सकते हो। और अगर हमें सॉइल इरोज और सॉइल कंजर्व करना है तो आपको पता है एक प्रॉब्लम हमने देखी थी कि जो ओवर ग्रेजिंग होती है खुले एरियाज में, जो जानवर वानवर चरने चले जाते हैं, घास वास खाने चले जाते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता है, उनके पैरों से छोटे छोटे जो प्लांट्स होते हैं वो टूट जाते हैं, उखड़ जाते हैं, या वो भी मतलब उखाड़ देते हैं। तो इससे क्या होता है, जब वहाँ पे प्लांट ही नहीं रहेंगे तो सॉइल इरोजन बढ़ेगा। तो ओवर ग्रेजिंग जो है इसको कंट्रोल करना चाहिए। साथ के साथ में शिफ्टिंग कल्टीवेशन की जाती है। आपने देखा होगा कई सारे फॉरेस्ट ट्राइबल एरिया जैसे हैं जहाँ पर ट्राइबल कम्युनिटीज़ जो फॉरेस्ट को जला देती हैं और वहाँ पर खेती करती हैं। फिर वहाँ पर जैसे ही फर्टिलिटी कम होती है तो दूसरी जगह पर चले जाते हैं, वहाँ पर फिर फॉरेस्ट को बर्न करेंगे, जलाएंगे, फिर खेती करेंगे। तो वो होती है शिफ्टिंग कल्टीवेशन। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन और ओवर ग्रेजिंग, ये जो जहाँ जहाँ पर भी प्रैक्टिस की जाती हैं तो इनको भी क्या करना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए, रेगुलेट करना चाहिए। और जो विलेजर्स हैं उनको भी मतलब एजुकेट करना चाहिए कि भाई ये दोनों की दोनों चीज़ें हैं ना, ये सही नहीं है, इनके गलत प्रभाव पड़ते हैं। तो इनको एजुकेट करने की भी ज़रूरत है, समझाने की भी ज़रूरत है। और यहाँ पर एक साथ कई सारी टेक्निक्स दे रखी हैं, इनको आपको एक बार देख लो, फिर मैं पिक्स के थ्रू बताऊंगा कि सॉइल इरोजन को कंट्रोल करने के कुछ उपाय बता रखे हैं यहाँ पे। वो उपाय कौन कौन से हैं जिसकी वजह से सॉइल इरोजन को हम रोक सकते हैं। तो कंटूर बंडिंग, कंटूर टेरेसिंग और रेगुलेटेड फॉरेस्ट्री, कंट्रोल्ड ग्रेजिंग, ओवर क्रॉप कवर क्रॉपिंग, मिक्स्ड फार्मिंग, क्रॉप रोटेशन, ये ऐसे टेक्निक्स है जिसकी सहायता से हम क्रॉप को कंजर्व कर सकते हैं। ध्यान देना, कंटूर बंडिंग और कंटूर टेरेसिंग ये तो जनरली कहाँ पर की जाती है, हिली एरियाज में। कहाँ पर की जाती है, हिली एरियाज में। आपको ऐसे करके कुछ देखने को मिलेगा, कंटूर फार्मिंग करते हैं। और क्या करते हैं, ऐसे जो स्लोप वाले एरिया होते हैं वहाँ पर ऐसे ज़मीन को फ्लैट सी कर देते हैं कुछ इस प्रकार से। और ये वाली है कंटूर बंडिंग। ठीक है ना,
कंटूर फार्मिंग भी ऐसे ही है। जैसे मान लो ये खेत है, देखो खेत में क्या दिखा रखा है, ये ऐसे खेती कर रहे हैं, कभी ऐसे खेती कर रहे हैं। तो इसमें एक्चुअली ऐसा करते क्यों है, जो पानी का जो बहाव है ना स्लोपी एरियाज में, उस पानी के बहाव को थोड़ा रोक सकें, फास्ट गति से जो पानी बहकर जाता है, जो सॉइल को रोड करता है, उसको रोका जा सके। यहाँ पर भी जो पानी बह के आ रहा है ना, वो रोक रोक के नीचे जाएगा, आराम आराम से जाएगा। तो क्या होगा कि जो आपकी सॉइल इरोजन है वो कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये यूज की जाती है कहाँ पर, हिली एरियाज में। रेगुलेटेड फॉरेस्ट्री होनी चाहिए, जो फॉरेस्ट्री हम करते हैं, पेड़ पौधे जो लगाते हैं, ताकि अब इसमें रेगुलेटेड में यही है कि बार बार भी मतलब कहीं कहीं अगर आपने पेड़ पौधे लगाए तो उनको फटाफट फटाफट भी ना काटें, तो मतलब थोड़ा टाइम दें, पेड़ों को ग्रो होने में टाइम दें, जिससे नेचर को भी फायदा हो। तो फॉरेस्ट्री होनी चाहिए, वो रेगुलेटेड होनी चाहिए। जैसे मान लो ये यहाँ पे मान लो पेड़ लगा दिए हमने, ये एग्रीकल्चर, यहाँ पे खेती भी कर रहे हैं, और यहाँ पे बीच बीच में आपने क्या लगा दिए, पेड़ लगा दिए। तो ये भी एक एग्रो फॉरेस्ट्री का टाइप है। ठीक है, फॉरेस्ट्री भी रेगुलेटेड होनी चाहिए, और ग्रेजिंग को कंट्रोल करना चाहिए, जहाँ पर ओवर ग्रेजिंग हो रही है उसको भी रोकना चाहिए। और क्रॉप कवरिंग का मतलब, जैसे मान लो यहाँ क्रॉप कर रहे हैं, तो यहाँ आपने क्या किया, एक बेल्ट सी ऐसी बना दी जहाँ पे बड़े बड़े ट्रीज लगा दिए। तो इसमें क्या होगा, क्रॉप जो है कवर हो जाएगी। जैसे मान लो इधर से अगर सॉइल इरोजन हो रहा है और इधर से विंड आ रही है, तो विंड को ये क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं, कुछ ऐसा भी कर सकते हैं। ठीक है ना, क्रॉप रोटेशन, अलग अलग क्रॉप्स उगाना, यही क्या है, क्रॉप्स रोटेशन है। मिक्स क्रॉपिंग भी कर सकते हो आप, एक साथ दो दो तीन तीन क्रॉपिंग कर सकते हो। तो ये सारे ऐसे मेजर्स हैं जिसकी सहायता से हम सॉइल को क्या कर सकते हैं, इरोड होने से बचा सकते हैं, सॉइल इरोजन को कम कर सकते हैं। यहाँ पे देखो, ये आप खेती कर रहे हो यहाँ पर, और यहाँ पर एक हमने क्या कर दी, एक बेल्ट बना दी, शेल्टर बेल्ट। तो ये क्या करेगी, इधर से आने वाली जो हवा है, हवा को रोकेगी, और हवा को रोकेगी तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर ज़्यादा हवा नहीं आएगी, तो यहाँ पे अब आपको पता है वाटर और एयर, ये दो ही एक ऐसे ज़्यादा बड़े एजेंट है जो क्या करते हैं, सॉइल को इरोड करते हैं। इन दो से बचाना है। तो हवा के लिए तो हमने यहाँ पे जैसे पेड़ लगा दिए, और कई बार आपने देखा होगा गांव में जो खेत होते हैं ना, खेतों में चारों तरफ ऐसे बाउंड्री सी बना देते हैं। वो बाउंड्री भी क्या करती है, वो वाटर से जो इरोजन होता है उससे बचाती है। मिक्स क्रॉपिंग कर सकते हैं, एक साथ कई सारी फसलें उगा सकते हैं। तो ये देखो, ये बना रखी है, यहाँ पर एक शेल्टर बेल्ट लगा दी है। यहाँ पर आप फसल कर रहे हो, बहुत तेज़ गति से जो हवाएं आ रही हैं, जो मतलब मिट्टी को बहा कर ले जाती हैं, तो वो चीज़ भी आप यहाँ पर रोक सकते हो। ये वाली चीज़ स्पेशली हम जो एरिड एरियाज हैं और या सेमी एरिड एरियाज हैं वहाँ पर करते हैं, क्योंकि वहाँ पर आपने देखा है एरिड जो एरिया है ना, जो स्पेशली थार डेजर्ट है, तो वहाँ पर तेज़ गति से जब हवाएं चलती है, तो जो सैंड के ड्यून्स होते हैं एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हैं। अगर आप मान लो वहाँ पर फार्मिंग कर रहे हो, तो ऐसे करके एक शेल्टर बेल्ट बना दो ट्रीज की, तो वो क्या करेगी, सॉइल इरोजन को रोक सकती है। और गली इरोजन, ये आप पढ़ ही चुके हो पिछले वाले लेक्चर्स में। गली इरोजन क्या होता है, ऐसे करके बहुत बड़े लेवल पर इरोजन होता है, और मिट्टी बह बह कर पानी की वजह से, जब बहुत ही ज़्यादा लेवल बरसात होती है, तो मिट्टी ऐसे बहकर चली जाती है, और खेत में गलीज डेवलप हो जाती हैं, बहुत बड़े बड़े क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं, तो मिट्टी बहुत बड़े लेवल पर बहकर चली जाती है। तो अगर ऐसा हो रहा है, तो इसमें क्या कर दो, कहीं पर डैम सा बना दो, या फिर इसको एक बाउंड्री सी बना दो, इसको रोकना बहुत ज़रूरी है। ठीक है ना, तो एफर्ट्स शुड बी मेड टू प्रिवेंट गली इरोजन को रोकने के लिए हमें एफर्ट्स लगाने चाहिए, और जहाँ पर गली बन रही है वहीं पर उनको क्या कर दो, कंट्रोल कर दो। और फिंगर गलीज कैन बी एलिमिनेटेड बाई टेरेसिंग, जो मतलब थोड़े स्लोपी एरिया है, वहाँ पर क्या कर सकते हो आप, टेरेस बना सकते हो। टेरेस फार्मिंग जो करते हैं वहाँ पर दिखाया था, ऐसे करके स्लोप से, जो जहाँ पे थोड़े स्लोप एरिया है वहाँ पर ऐसे बाउंड्री सी बना सकते हो, एक दो ऐसे करके थोड़ा सा, तो पानी रुक के जाएगा, और वहाँ पर ज़मीन जो है हल्की हल्की फ्लैट भी कर सकते हैं। तो वो हो गई हमारी टेरेसिंग। साथ के साथ में जो बड़ी बड़ी गलीज हैं, वहाँ पर पानी की वेलोसिटी को कम करने के लिए सीरीज ऑफ चेक डैम्स बनाने चाहिए। जैसे यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पे बहुत तेज़ गति से अगर ये पानी बह के आ रहा है, ठीक है, तो वहाँ पर क्या बना दो, छोटा सा एक डैम सा बना दो। किसी एरिया में से ज़्यादा पानी बह के आ रहा है, आसपास के एरिया में भी वो क्या कर रहा है, फसल को ख़राब कर रहा है, सॉइल इरोजन कर रहा है। तो जो पानी का जो फ्लो है उसको कंट्रोल करने के लिए छोटे छोटे क्या कर देने चाहिए, डैम्स बना देने चाहिए, उनको चेक डैम्स बोलते हैं। तो जहाँ पर बहुत ही बड़े लेवल पर क्या होता है, बड़ी बड़ी गलीज बन चुकी हैं, तो उनको रोकने के लिए यहाँ पर बात की जा रही है कि हम चेक डैम्स बना सकते हैं छोटे छोटे, या छोटी छोटी बाउंड्रीज सी बना सकते हैं। वो क्या करेंगे, पानी के फ्लो को ज़्यादा को रोक सकते हैं। हमें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए हेडवर्ड एक्सटेंशन ऑफ गलीज जहाँ से मतलब ऑरिजिनेट हो रही है वहाँ पर, तो आप ज़्यादा ध्यान दो, ताकि गली ज़्यादा एक्सटेंड ही ना करे। ठीक है, और इसके लिए गली प्लगिंग, टेरेसिंग और कवर वेजिटेशन, ये सारी चीज़ें करनी चाहिए, ताकि मतलब गली इरोजन को रोका जा सके। ठीक है ना,
एरिड और सेमी एरिड एरियाज जो ड्राई प्लेसेस होते हैं या सेमी ड्राई प्लेसेस होते हैं, स्पेशली आपको वेस्टर्न राजस्थान में आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी। वहाँ पर हमें फोकस करना चाहिए कि जो सैंड ड्यून्स हैं, सैंड ड्यून्स का जो एनक्रोचमेंट हो रहा है, सैंड ड्यून्स मतलब एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, उनको रोको। उनको रोक कैसे सकते हैं? शेल्टर बेल्ट ऑफ ट्रीज और एग्रो फॉरेस्ट्री की सहायता से। देखो शेल्टर बेल्ट में मैंने बता चुका हूँ पहले ही, जो मतलब स्पेशली डेजर्ट एरिया वहाँ पर या आपके एरिड और सेमी एरिड एरिया है, वहाँ पर ऐसे ट्रीज का एक कवर लगा सकते हैं। ठीक है, इससे क्या होगा कि जो हवा है ना, हवा जो विंड इरोजन होता है बहुत तेज गति से, विंड की वजह से जो इरोजन हो रहा है, सैंड ड्यून से एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, तो वो इससे रुक जाएंगे। साथ के साथ में एग्रो फॉरेस्ट्री का मतलब है फसल के साथ साथ आप करो। जैसे मान लो आपने यहाँ पर फसल कर रहे हो तो चारों तरफ आपने पेड़ ही पेड़ लगा दिए, तो ये हो गई एग्रो फॉरेस्ट्री। मतलब एग्रीकल्चर भी कर रहे हो आप, साथ के साथ में फॉरेस्ट को भी प्रमोट कर रहे हो। और ऐसी लैंड जो आपको यूज में नहीं आ रही है, आप जिसमें फसल नहीं उगा सकते, उस लैंड को आप किस में कन्वर्ट कर दो? पास्चर लैंड में कन्वर्ट कर दो। एटलीस्ट मतलब जिस पर आप फसल नहीं कर पा रहे हो, कम से कम उस पर कुछ ना कुछ वेजिटेशन तो ग्रो होगी, और जिसको मतलब पशु यूज कर सकते हैं चरने के लिए। ठीक है, ये सिर्फ हम उसको करेंगे जो लैंड आपकी यूज नहीं हो पा रही है, उसको पास्चर लैंड में कन्वर्ट कर दो। स्पेशली ऊबड़ खाबड़ जमीन है, अब वहाँ पर खेती करना बड़ा डिफिकल्ट है, तो कम से कम वहाँ पे क्या कर दो? उसको पास्चर लैंड में कन्वर्ट करने का मतलब है उसको चारागाह बना दो। ठीक है ना। और एक्सपेरिमेंट हैव बीन मेड टू स्टेबलाइज सैंड ड्यून्स इन वेस्टर्न राजस्थान बाई सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। ध्यान देना, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट ये एक इंस्टीट्यूट है, और ये स्पेशली एरिड एरियाज में काम करता है। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च इसके अंडर में है, ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के अंडर में आता है। ये क्या कर रहा है कि जो एरिड एरियाज है ना, स्पेशली जो वेस्टर्न राजस्थान है, आपको पता है वेस्टर्न राजस्थान में थार डेजर्ट है, राजस्थान में क्या है? थार डेजर्ट है। तो वहाँ पर जो सैंड ड्यून्स है ना, सैंड ड्यून्स को स्टेबल करने के लिए, क्योंकि सैंड ड्यून्स वहाँ पर क्या है? डिस्प्लेस होते रहते हैं, हवा जैसी चलती है तो सैंड एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, तो उसको रोकने के लिए बहुत सारे एफर्ट्स लगाए जा रहे हैं। किसके द्वारा? काजरी के द्वारा। इसको शॉर्ट में क्या बोल देते हैं? काजरी बोल देते हैं, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर जो जोधपुर राजस्थान में ही है। तो ये बहुत सारे एफर्ट्स लगा रहे हैं ताकि इनको रोका जा सके, जिसमें मैंने अभी बताया था आपको कि शेल्टर बेल्ट बना देते हैं, शेल्टर बेल्ट बना के एग्रो फॉरेस्ट्री, ऐसे करके कई सारी टेक्निक्स हैं जिसके थ्रू सॉइल इरोजन को रोका जा रहा है एरिड और सेमी एरिड एरियाज में। सेंट्रल सॉइल कंजर्वेशन बोर्ड सेटअप बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ प्रिपेयर्ड नंबर ऑफ प्लान्स फॉर सॉइल कंजर्वेशन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एक बोर्ड बनाया गया जिसका नाम है सेंट्रल सॉइल कंजर्वेशन बोर्ड। ये क्या कर रहा है? इन्होंने कई सारे प्लान बनाए हैं ताकि देश के अलग अलग भागों में सॉइल को कंजर्व किया जा सके। अब देखो, एक ही प्लान एक जगह पर हर जगह पर काम नहीं करेगा, हर जगह पर मतलब एक ही प्रकार की टेक्निक नहीं लगा सकते। तो जगह जगह के हिसाब से और लैंड के लैंड फॉर्म्स के आधार पर डिफरेंट लैंड फॉर्म्स में अलग अलग टाइप्स की क्या करती हैं? सॉइल कंजर्वेशन टेक्निक्स काम करती हैं। मतलब एक ही जगह पर एक ही प्रकार की टेक्निक यूज़ कर सकते हैं, हो सकता है वो टेक्निक दूसरी जगह पर काम ना आए। तो ये जो बोर्ड है ना, सेंट्रल सॉइल कंजर्वेशन बोर्ड, इन्होंने कई सारे प्लान्स बनाए, जगह जगह के हिसाब से अलग अलग टाइप्स के प्लान बनाए हैं। ठीक है ना, ताकि सॉइल को क्या कर सकें? कंजर्व कर सकें। और ये जो प्लान्स है किसके आधार पर है? क्लाइमेटिक कंडीशंस के आधार पर हैं, कन्फिग्रेशन ऑफ लैंड के आधार पर है, लैंड का कन्फिग्रेशन किस टाइप का है, और सोशल बिहेवियर के आधार पर है, लोगों का बिहेवियर कैसा है कि लोग वहाँ पर सॉइल कंजर्वेशन पर ध्यान दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। अगर ध्यान नहीं दे रहे हैं तो वहाँ पर अवेयरनेस के लिए भी प्रोग्राम चलाए जाते हैं। ठीक है, ये प्लान्स कैसे हैं? फ्रेगमेंटल इन नेचर है। फ्रेगमेंटल मतलब अलग अलग, एक ही प्रकार के प्लान नहीं है, छोटे छोटे प्लान्स में डिवाइडेड हैं, और सीरीज ऑफ प्लान्स हैं, कई सारी एक्टिविटीज मतलब परफॉर्म की जाती हैं ताकि सॉइल को क्या किया जा सके? प्रिवेंट किया जा सके इरोजन से। ठीक है, आज की डेट में ज़्यादा फोकस किया जा रहा है किस पर? इंटीग्रेटेड लैंड यूज प्लानिंग पर फोकस किया जा रहा है। और इंटीग्रेटेड लैंड यूज प्लानिंग एक बेस्ट टेक्निक है किसके लिए? सॉइल कंजर्वेशन के लिए। अब इंटीग्रेटेड लैंड यूज का मतलब है लैंड को इस प्रकार से यूज करो कि आपका भी काम चल जाए, नेचर भी कंजर्व रहे, और मतलब सॉइल इरोजन भी बचा रहे। तो इस प्रकार से मतलब यूज करो लैंड को, तो वो है इंटीग्रेटेड लैंड यूज प्लानिंग। ठीक है, तो किसी भी एरिया में जैसे मान लो आप खेती कर रहे हो, खेती करने के साथ साथ आपने क्या किया? वहाँ पर ट्रीज लगा दिए। ट्रीज से क्या होगा? आपकी एक तो सॉइल कंजर्वेशन भी बचेगा, साथ के साथ में आपको एडिशनल इनकम भी आएगी। ठीक है, और वो बड़े हो जाएंगे तो आप उनको कट करके टिम्बर प्रोड्यूस होगी, उसको बेच भी सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें। और वही है, इंटीग्रेटेड लैंड यूज प्लानिंग करो। आप जैसे मान लो फर्टिलाइजर्स यूज कर रहे हो, तो ज़्यादा फर्टिलाइजर्स यूज करना भी
सही नहीं है, तो बीच बीच में आप क्या करो, मैन्यूर भी ऐड करते रहो खेत में। मैन्यूर ऐड करने से क्या होगा, सॉइल की फर्टिलिटी बनी रहती है। तो पूरी तरह से किस पर डिपेंड मत हो आप, फर्टिलाइजर्स पर डिपेंड मत हो। तो इंटीग्रेटेड लैंड यूज प्लानिंग में कई सारी टेक्निक्स इस्तेमाल की जाती हैं, कई सारे मेथड्स इस्तेमाल किए जाते हैं, जहाँ पर आप मतलब सॉइल को कंजर्व भी कर सकते हो और अपना एग्रीकल्चर भी कर सकते हो। ठीक है, ये सारी चीज़ आ जाएंगी इंटीग्रेटेड लैंड यूज प्लानिंग में। इसके साथ साथ आप वाटर कंजर्वेशन भी कर सकते हो। ठीक है ना, ये सारी चीज़ आ जाएंगी। तो लैंड शुड बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर कैपेसिटी, लैंड यूज मैप शुड बी प्रिपेयर्ड एंड लैंड शुड बी पुट इन राइट यूजेस। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, लैंड को क्लासीफाई कर सकते हैं, किस किस टाइप्स की लैंड है वो हम देख भी सकें, और सॉइल के टाइप्स भी हमने देख लिए हैं, और लैंड यूज मैप्स भी बनाने चाहिए कि कौन कौन सी लैंड का किस किस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो उसका एक मैप होना चाहिए, कहाँ कहाँ पर किस किस टाइप की लैंड है और क्या यूज हो रहा है उसका एट प्रेजेंट में। साथ के साथ में एक प्रॉपर यूज होना चाहिए लैंड का, सही तरह से यूज होना चाहिए। और फाइनल जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है, सिंपल सी बात है, देखो अल्टीमेटली किसी भी टाइप कोई भी कंजर्वेशन कर रहे हो, चाहे सॉइल कंजर्वेशन करो या फिर वाटर कंजर्वेशन करो या रिसोर्सेज का कंजर्वेशन करना है, तो इसमें जो सेंट्रल रोल रहता है ना, वो किसका रहता है, लोगों का रहता है। वो लोग जो उसको ऑपरेट कर रहे हैं, वो लोग जो उसको यूज कर रहे हैं। अब सिंपल सी बात है, सॉइल को हम यूज कौन कर रहे हैं, हम यूज कर रहे हैं, तो सबसे पहली जिम्मेदारी तो हमारी है, हमें इसमें मतलब एक्टिवली पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। स्पेशली हम मतलब जो भी लोग लैंड को यूज कर रहे हैं, स्पेशली अगर सपोज हम फार्मर हैं, तो हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम मतलब सॉइल इरोड होने से बचाएं। सिंपल सी बात है, हमारा ही फायदा है, हमारा फायदा है तो फिर सबका फायदा है। तो फाइनल रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, लैंड कंजर्वेशन की, ये लोगों के ही ऊपर है, जो लोग उसको लैंड को यूज कर रहे हैं, उससे फ़ायदे उठा रहे हैं। ठीक है ना, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर फिनिश होता है, पूरा सॉइल वाला चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे, नेचुरल डिजास्टर वाला जो चैप्टर दे रखा है उसको हम नेक्स्ट वाले वीडियो में स्टार्ट करेंगे। सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।